गाइस स्टोरी कैसी है कमेंट में बताना जरूर। ओम श्री गणेशाय नमः। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। स्टोरी नेम इज दीवानगी प्यार और जुनून एंड दिस स्टोरी इज बिगिन फ्रॉम चैप्टर 14 एंड गाइस डोंट forget to share your reviews and put on your earphones before starting the video for better experience। तो चलिए शुरू करते हैं। अब तक नीलम ने थोड़ा रुक कर कहा, तुम मुझे क्यों इतना मेंटल टॉर्चर क्यों कर रहे हो, क्या चाहते हो मैं खुदकुशी कर लूं? नीलम ने नाम आंखों से कहा। कुश का गुस्सा किसी भी वक्त फटने वाला था। उसने दांत पीस कर कहा, नहीं तुम जिंदा रहो, जब भी तुम्हें देखूंगा न मुझे याद आएगा तुम मेरे बच्चे की कातिल माँ हो। नीलम का दिमाग ब्लैक हो गया था। थोड़ी देर में उनकी कार एक बड़ी से बिल्डिंग के आगे रुकता है जहां बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था राजवंश कॉर्पोरेशन। नीलम कार से उतरने लगती है तो कुश उसके हाथ पकड़कर कोल्ड वॉइस में कहता है, यहाँ पर अगर किसी को अपने इस रूप के जाल में फंसाने को कोशिश किया ना तो याद रखना मैं क्या हसार करूंगा तुम्हारा। इतना कहकर कुश एक डेविल मुस्कान के साथ नीलम को ऊपर से नीचे तक देखता है। नीलम ने अपना हाथ झटके से छुड़ाकर कहा, गो टू हेल। इतना कहकर वो अंदर चली गई। कुश भी असर अंपायर के लिए निकल गया। अब आगे दिल्ली। वंश का ऑफिस। वंश अपने केबिन में बैठा था और एक क्लाइंट से ऑनलाइन मीटिंग ले रहा था। तभी उसके कमरे में कोई आती है और एक नज़र वंश को देखकर सोफे पर बैठ जाती है। वंश ने तिरछी नजरों से इस लड़की देखा जिसने एक टॉप्ड बटन कुर्ती और प्लाजो सूट में बहुत खूबसूरत लग रही थी। उसके हाथ में एक वाइट पर्स था और पैरों में एलिगेंट वाइट सैंडल था। वंश उसे देख ही रहा था कि तभी उसके कान में उसके क्लाइंट का बात जाता है जो उसे ही बुला रहा था। वंश ने अपना सिर झटक कर कहा, यस मिस्टर खन्ना, माई पीए विल कॉन्टैक्ट यू असap। इतना कहकर वो कॉल कट कर देता है और सोफे पर बैठी लड़की को देखने लगता है जो अपनी फोन में घुसी थी। वंश की नज़र उसके आंखों पर गई जिस पर उसने काजल लगाया था। वंश की नज़र उसके नाक से होकर गाल पर जाते हैं जो बिल्कुल कॉटन कैंडी के जैसे लग रहे थे। वंश की नज़र उसके गुलाबी होठों पर आकर ठहर जाता है जो हल्के हिल रहे थे। उन्हें देखकर वंश को अपना कंट्रोल लॉस होता हुआ महसूस हुआ। उसने जल्दी से अपना सिर झटका और अपने सामने रखे ग्लास से गटागट पानी पी लिया। फिर भी उसकी नज़र उस लड़की पर ही थी। इस लड़की को जब किसी के नज़रों के तपिश को खुद पर महसूस हुई तो उसने सिर उठाकर देखा तो वंश उसे ही टकटकी लगाए देख रहा था। वंश ने उसे एक उंगली से अपने पास आने का इशारा किया तो वो लड़की बड़ी अदा से चलते हुए उसके पास आई। वंश ने उसे बैठने का इशारा किया। वो लड़की बिना किसी भाव के वंश को घूरते हुए बैठ गई। वंश चुपचाप अपना काम कर रहा था जिसे देखकर उस लड़की ने थोड़ा चीर कर कहा, मिस्टर रायजादा आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? वंश ने बिना किसी भाव से कहा, मिस चौधरी भाले ही आप मेरे होने वाले बीवी हो, लेकिन तुम जैसी गोरी हुई औरत को मैं तारने के लिए तो नहीं बुलाऊंगा ना। अदिति ने दांत पीस कर कहा, मिस्टर रायजादा आप भी कोई दूध पीते बच्चे नहीं है, आपका भी 50-50 कॉर्पोरेशन था। वंश व्यंग भरी मुस्कान के साथ कहा, उतनी रात को अकेली लड़की एक राइस बुड्ढे के पास क्यों गई होगी? अदिति ने इस बार गुस्से से कहा, आप मुझे इनडायरेक्टली गोल्ड डिगर कह रहे हैं मिस्टर रायजादा। वंश ने इस बार एरोगेंटली कहा, मैं अपने मन की बात साफ मुंह पर कह देता हूं और मैंने आपको इनडायरेक्टली नहीं डायरेक्टली ही गोल्ड डिगर कहा है मिस चौधरी। अदिति ने अपनी मुट्ठी मजबूती से बंद कर लिया और थोड़ा तेज आवाज में कहा, मिस्टर वंश रायजादा। वंश ने आहें भरते हुए कहा, यही तो कातिलाना अदा है आपकी जिस पर हम मर मिटे हैं। अदिति ने दांत पिसते हुए कहा, आपने मुझे ये क्यों बुलाया है, मेरे कैरेक्टर पर कीचड़ उछालने के लिए? वंश ने अपना सिर नामे हिलाकर कहा, बिल्कुल नहीं। तो अदिति उसे घूरने लगी। वंश ने अदिति को गहराई से देखा और प्रोफेशनली कहा, आई वॉन्ट टू मैरी यू विद इन 2 वीक्स। अदिति कंफ्यूज्ड होकर उसे देखते हुए बोली, क्या आप पागल हो, दिन में सस्ता नशा किया है क्या? वंश ने आंखें चढ़ाते हुए कहा, आई एम सीरियस अदिति। अदिति ने अपनी आंखें रोल करते हुए कहा, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। वंश ने ताना मारते हुए कहा, सही है यार, सोते वक्त शर्म नहीं आई और अब मुझसे दिल भर गया। अदिति ने अपना मुंह फेर लिया। वंश के बातों से अब उसे तकलीफ हो रही थी। उसके आंखों में नमी तैर गई थी लेकिन वो अपने आप को कमजोर नहीं होने दे सकती थी। वंश ने अदिति को घूरते हुए कहा, मैं घर में इन्फॉर्म कर दूंगा, तुम्हां कहे देना।
अदिति ने हाँ में सिर हिला दिया और बिना कुछ कहे जल्दी से वहां से चली गई। वंश अदिति के जाते हुए अक्ष को तब तक देखा जब तक वो उसके आंखों से ओझल नहीं हो गई। वही अदिति के आंखों में आंसू भर आए थे जिन्हें उसने रोक रखा था। वो चल ही रही थी कि वो अचानक अपने सामने से आते एक शख्स से टकरा गई। जनक टकराने के वजह से उस शख्स के हाथ में जो पेपर्स थे वो गिरकर बिखर गए और वो अदिति का गिर गया। अदिति आंखें फाड़े उस आदमी को देख रही थी। वो एक लंबा चौड़ा आदमी था, गठहिला बदन, गेहुआ रंग, उसके आंखें ब्राउन थे, उसके चेहरे पर बोर्ड थे जिससे वो और भी अट्रैक्टिव लग रहा था। कुल मिलाकर वो आदमी बहुत हैंडसम था। वो आदमी तो अदिति के खूबसूरती में खो चुका था। आदित्य उसे पुश करने लगती है तो वो अपने होश से बाहर आता है और जल्दी से खड़ा होकर अदिति को अपना हाथ बढ़ा देता है। अदिति उसके हाथ को पकड़ने जाती है पर उससे पहले ही कोई आकर अदिति के हाथ को खींचकर उसे अपने आप से सटा लेता है। अदिति सिर उठाकर देखती है तो वंश उसे अपने बाहों में भरे बहुत गुस्से से उस आदमी को घूर रहा था। अदिति ने उस आदमी को देखा जो सिर झुकाए खड़ा था। उसने हकलाते हुए कहा, आई एम सो सॉरी बी बॉस। आई एम एस सॉरी माम, उस आदमी ने थोड़ा डरते हुए कहा। अदिति उससे कुछ कहती उससे पहले ही वंश ने इस आदमी को घूर कर कहा, हाउ डेयर यू दक्ष। वो आदमी जिसका नाम दक्ष था उसने डरते हुए अदिति को देखा जो थोड़ा हेजिटेशन के साथ उसे ही देख रही थी। आदित्य ने उसे कुछ कहने के लिए मुंह खोला ही था कि वंश ने बीच में ही कोल्ड वॉइस में कहा, विप्लव दक्ष को कहो मुझसे बाद में मिलने के लिए। इतना कहकर वंश ने एक नज़र सबको देखा जो सब लोग वंश के आने पर खड़ा हो गए थे और इन लोगों को ही देख रहे थे। वंश ने दांत पीस कर कहा, यहाँ कोई सीरियल की शूटिंग नहीं हो रही जो आप लोग ऐसे देख रहे हैं। एवरीवन गो बैक टू योर रेस्पेक्टिव वर्क। इतना कहकर वंश वहां से अदिति को अपने बाहों में उठाकर वहां से चला गया। अदिति ने अपनी बहे वंश के गले में लपेट लिया। वंश अदिति को लेकर अपने केबिन में आया। अदिति झटपटा रही थी और कह रही थी, मिस्टर रायजादा उतारिए हमें। वंश ने उसे उसके प्राइवेट कमरे में लाया और अचानक फर्श पर पटक दिया। अचानक वंश के ऐसा करने से अदिति दर्द से कराह उठी और उसके आंखों में ऐसी आ गए क्योंकि उसे कोहनी पर लगी थी। वंश ने उसे ज्यादा भाव नहीं दिया और जाने लगा तो अदिति ने गुस्से में चिल्ला के कहा, मिस्टर रायजादा हाउ डेयर यू। वंश ने मुड़कर अदिति को देखा जो उसे ही गुस्से में देख रही थी। वंश ने अपने कदम अदिति के ओर बढ़ा दिए और उसे देखकर धीमे बट कोल्ड वॉइस में कहा, आवाज नीचे मिस अदिति। अदिति ने दांत पीस कर कहा, आप एक घटिया आदमी हो। वंश ने तिरछा मुस्कुरा कर कहा, आपसे तो काम ही हुआ। आप तो अपने होने वाले पति के ऑफिस में आकर किसी दूसरे मर्द के बाहों में चली गई। अदिति ने वंश को घूरते हुए कहा, इट वॉज जस्ट एन एक्सीडेंट। वंश ने उसके जबड़े को कसकर पकड़ा और एक हाथ से उसके बाजू पकड़कर दांत पिसते हुए कहा, एक्सीडेंट? हाँ, अपने पति के ऑफिस में आकर दूसरे मर्द को ताड़ती हो, तुमसे क्या भी उम्मीद किया जा सकता है। जिस लकड़ी का कैरेक्टर का ही कोई ठिकाना नहीं। इतना कहकर वंश ने उसे झटक दिया। अदिति का गुस्सा वंश के इस बात से 7वें आसमान पर पहुंच गया था। उसके गोरे गालों में वंश के उंगलियां के निशान छाप चुके थे। आदित्य ने गुस्से में वंश से कहा, मैं जैसी भी हूँ लेकिन आपकी तरह हर रात किसी नए लड़के के साथ मुंह नहीं मरती मैं। अदिति के इस बात ने वंश के गुस्से को हवा दे गया और दूसरे ही पाल चटाक वंश ने अदिति को एक जोरदार तमाचा रसीद दिया जिससे अदिति संभाल नहीं पाई और फर्श पर गिर गई। उसके कान झंझना गाए थे, उसका दिमाग सुन पर गया था। वंश एड़ियों के बाल बैठ गया और उसके बालों को मुट्ठी में भर के उसके सिर को ऊपर की तरफ किया जिससे उसका चेहरा ऊपर हो गया। अदिति के गाल पर थप्पड़ के निशान साफ देखा जा सकता था। इसके होठ के कोने से खून बह रहा था। वंश ने उसके आंखों में गहराई से देखते हुए कहा, आइंदा से मेरे सामने कोई बकवास मत करना और अगर उल्टा सीधा कुछ बोला ना तो ये थप्पड़ याद रखना। इतना कहकर वंश ने उसे झटके से छोड़ दिया और वहां से निकल गया। आदित्य बदहवास सी वंश के जाते हुए देखती रही जब तक वो उसके आंखों के सामने से ओझल नहीं हो गया। अदिति के आंखों में रुके आंसू उसके गालों पर लुढ़क गए। उसने अपने मुंह पर एक हाथ रख लिया और सिसकते हुए कहा, क्यों वंश, क्यों मत करो ऐसा, भले ही अरुंधति मार गई पर क्या तुम्हें कोई लगाव महसूस नहीं होता? मत करो इतनी नफरत हमसे। वही दूसरी तरफ आदित्य स्नेहा को कॉलेज छोड़ने गया था। कार में आदित्य ड्राइव कर रहा था और स्नेहा इसके बगल में बैठी थी। आदित्य ने कहा, बीवी अच्छे से पढ़ना और हाँ लड़कों से दूर रहना।
स्नेहा ने मुंह बनाकर कहा। अगर नहीं रही तो? आदित्य ने उसे घूरते हुए कहा। इतनी सी हो मुझसे सवाल करती हो, चुपचाप जो कहा है वही करना। स्नेहा ने तुनक कर कहा। मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ और मैं आपकी बात नहीं मान रही। स्नेहा ने कहा ही था कि आदित्य ने जोर से ब्रेक लगाया और कार को साइड करके रख दिया। उसके ऐसा करते ही उसके पीछे चल रहे गार्ड्स के गाड़ियां भी रुक गए। स्नेहा उसे ना समझी में देखते हुए कहा। अभी तक तो आधा घंटा का सफर बाकी है। स्नेहा कुछ सोच या समझ पाती उससे पहले ही आदित्य ने उसके सीट बेल्ट को खोल दिया और उसे अपने गोद में बैठा लिया। स्नेहा के दोनों पैर उसके इर्द गिर्द थे। स्नेहा के हाथ आदित्य के कंधे पर थे। आदित्य के दोनों हाथ उसके कमर पर थे। दोनों का चेहरा बेहद करीब थे। दोनों के बदन एक दूसरे से चिपक गए थे। स्नेहा ने हकलाते हुए कहा, आदि ये क्या कर रहे हो? आदित्य ने उसके दुपट्टे को निकल दिया और बैक सीट पर फेंक दिया और उसे स्टीयरिंग से सटा दिया और उसके ऊपर झुक गया। स्नेहा को आदित्य के गर्म शाह से अपने सीने पर महसूस हो रहा था, जिससे उसके गाल लाल हो गए। आदित्य की नज़र उसके होठों पर थे। आदित्य ने झुककर उसके होठों को अपने होठों के कैद में ले लिया और उसे पायनटली चूमने लगा। आदित्य अपने टोंग के उसके मुंह को खोलने की कोशिश कर रहा था, पर स्नेहा अपने मुंह के नहीं खोल रही थी। आदित्य ने अपने एक हाथ से उसके सीने को कस के दबा देता है तो उसके मुंह से एक आह निकल जाती है, जिसका फायदा उठाकर आदित्य अपना टोंग उसके मुंह में एंटर कर देता है। आदित्य उसके टोंग को सक कर रहा था और एक हाथ से उसके सीने को दबा रहा था, जिससे वो उसके मुंह में ही मौन करने लगी। स्नेहा को जब सांस लेने में दिक्कत होता है तो वो उसके कंधे थपथपाने लगती है, लेकिन आदित्य उसके दोनों हाथों को अपनी मुट्ठी में भरकर उसके पीठ से लगा देता है। 10 मिनट बाद आदित्य स्नेहा के निचले होठ को अपने दांतों तले दबा देता है, जिससे उसकी मुंह से एक सिसकी निकल जाती है। आदित्य उससे अलग होता है और उसके सिर से अपना सिर जोड़ लेता है। स्नेहा गहरी गहरी सांस ले रही थी, पर आदित्य नॉर्मल था। उसका नजर था स्नेहा के होठों पर, जो डिप किस के वजह से सूज गया था और उससे हल्का खून आ रहा था। स्नेहा के गहरी सांस लेने से उसका सीना ऊपर नीच हो रहा था। आदित्य की नज़र अपने बाइट मार्क्स पर पड़ती है तो उसके होठों पर मुस्काना जाता है। वो धीरे धीरे से उसके गले को चूमने लगता है। अचानक स्नेहा की मुंह से एक सिसकी निकल जाती है, क्योंकि आदित्य ने उसके गले पर काट लिया था। स्नेहा उसे अपने आप से दूर करने की कोशिश करती है, लेकिन छोटी सी स्नेहा आदित्य को हिला भी नहीं पाती। आदित्य अब उसके गले से होकर उसके कॉलरबोन पर आ जाता है। आदित्य बहुत पैशन के साथ उस पर अपना हक जाता रहा था। स्नेहा के गोरे स्किन आदित्य के दांतों के निशान छाप चुके थे। 20 मिनट तक यही सिलसिला चल रहा था। आदित्य उससे अलग हुआ और उसे गहराई से देखने लगा। स्नेहा की सांसें तेज हो गई थी, उसका चेहरा लाल हो गया था, उसके आंखें बंद थी और होठ खुले थे। उसके हाथ अभी भी आदित्य के गिरफ्त में थे। आदित्य ने उसके सिर को चूम लिया। स्नेहा ने आंखें खोलकर आदित्य को देखा। आदित्य इंटेंस नज़रों से उसे ही देख रहा था। स्नेहा ने उसके नज़रों का पीछा किया तो पाया उसने अपने सीने को अपने दोनों हाथों से ढकते हुए कही, आप ना बहुत बेशर्म होते जा रहे हो। स्नेहा का चेहरा लाल टमाटर जैसा हो गया था। आदित्य ने उसके कलाओं को पकड़कर अलग कर दिया और फिर से उसे देखते हुए कहा, इन्हें देखने का हक सिर्फ मुझे है, मुझसे इन्हें छुपा क्यों रही हो बीवी? आदित्य के सेक्सी वॉइस पर स्नेहा के कान लाल हो जाते हैं और उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, जिसे देखकर आदित्य के होठों पर स्मर्क आ जाती है। आदित्य उसके लाल गालों को किस करता है और उसके बालों को ठीक करता है और उसे ठीक से बैठा देता है और उसके गले में दुपट्टा डाल देता है और एक विनिंग स्माइल के साथ कहा, अब कोई तुम्हारे पास नहीं आएगा, सबको समझ आ जाएगा तुम किसी की अमानत हो। स्नेहा की हिम्मत नहीं हो रही थी आदित्य को देखने की, लेकिन वो तिरछी नज़र से उसे देख रही थी। थोड़ी देर में उनकी कार कॉलेज के सामने रुकती तो स्नेहा आदित्य को जल्दी से बाय कहकर अंदर भाग जाती है। आदित्य उसके बचपने पर हंस देता है और ऑफिस के लिए निकल जाता है। दूसरी तरफ असर एम्पायर ऋषिका रायजादा मेंशन में आई थी, क्योंकि उसने असर एम्पायर में जॉब के लिए अप्लाई किया था, जहां से उसे कॉल आया था। आज वो असर एम्पायर में इंटरव्यू देने आई थी। ऋषिका वेटिंग रूम में बैठी थी जब उसकी नज़र अन्य पर जाती है, जो एक एम्प्लॉय को कुछ समझा रहा था। ऋषिका उसे देखकर बड़ी अदा से उसके पास आई और मुस्कुराकर कहा, हे आयांश। आयांश ने उससे बहुत फॉर्मली कहा, यस मैम, हाउ कैन आई हेल्प यू? ऋषिका ने उसके कंधे पर हल्का सा मार के हंसते हुए कहा,
अरे अयांश, अब इतनी भी क्या फॉर्मेलिटी में तो तुम्हारे भाभी, सॉरी आई मीन में तो तुम्हारे दोस्त जैसी हूँ। अंश ने अपनी मुट्ठी भींच लिया और अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए कहा, मिस यू शुड कॉल मी सर एज आई एम योर सीनियर एंड वी हैव अ रूल दैट वी आर नॉट अलाउड टू कंबाइन आवर फैमिली एंड ऑफिस टुगेदर। अयांश के बात पर ऋषिका की मुस्कान गायब हो गई, फिर अभी उसने एक खिसियानी मुस्कान के साथ कहा, सॉरी मिस्टर रायजादा। अयांश ने भी उसे कहा, इट्स ओके, कीप इट इन योर माइंड। इतना कहकर वो वहां से चली गई। अयांश गुस्से में वहां से निकल गया। ऋषिका गुस्से से लाल पीली हो रही थी। उसने अपने मन में कहा, I'll kill you स्नेहा, तुमने मुझसे मेरे आदि को छीन लिया। ऋषिका के आंखों में स्नेहा के लिए नफरत साफ देखा जा सकता था। वहीं दूसरी तरफ अर्शी सबके साथ बैठकर कुछ फाइल्स चेक कर रही थी। तभी वहां पर धीराज उसका सेक्रेटरी हेमांती के साथ आता है। वो एक नज़र अर्शी को देखता है जिसकी आंखों में उसे देखकर चमक रहे थे, लेकिन धीराज ने उसे इग्नोर कर दिया और सबको कुछ इंस्ट्रक्शन देने लगा। हेमांती को धीराज के बगल में खड़ी थी। वो धीराज को ऊपर से नीचे तक बार बार चेक कर रही थी, जिसे देखकर अर्शी को बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो अपनी गुस्से को दबाए बैठी थी। धीराज उनसे बातें कर ही रहा था कि तभी अर्शी की नज़र गई बाहर खड़े पियून का, जो धीराज के लिए कॉफी लाया था। अर्शी को धीराज के पास जाने का बहुत मन कर रहा था, क्योंकि उन दोनों में सुबह से कोई बात नहीं हुई थी। अर्शी धीरे से वहां से निकलकर पियून से कॉफी का कप ले लेती है और धीराज के पास जाने लगती है। हेमांती, जिसे कब से धीराज का अटेंशन पाना था, उसके दिमाग में कुछ आता है। अर्शी जब उसके पास से गुजरने लगती है तो अचानक कोई उसके हाथ को खींच लेता है, जिससे वो संभल नहीं पाती और गर्म कॉफी हेमांती की हाथ पर गिर जाती है, जिससे हेमांती जोर जोर से रोने लगती है। धीराज उसके पास आता है तो वो धीराज को हग करके रोने लगती है। अर्शी भी उसके पास आने लगती है तो हेमांती रोते हुए कहती है, अर्शी आई नो तुमने जानबूझकर किया है, तुम जलती हो ना मुझसे। अर्शी ने अपना सिर ना में हिला दिया और उसके हाथ को पकड़ने लिए आगे आई तो धीराज ने गुस्से में चिल्लाकर कहा, ध्यान कहाँ है आपका मिस कपूर, ऐसे कौन काम करता है, गेट आउट फ्रॉम हियर। अर्शी जो खुद सदमे में थी धीराज के ऐसे चिल्लाने से, वो थोड़ा चमक जाती है और उसके आंखों में आंसू आ गए थे। उसने एक नज़र धीराज को देखा जो गुस्से में उसे ही देख रहा था। उसे अभी भी हेमांती ने साइड हग किया था और वो धीराज के सहारे खड़ी थी। धीराज का एक हाथ उसके कमर पर था और दूसरे हाथ हेमांती के जले हुए हाथ पर था। अर्शी को अपने दिल में कुछ टूटता हुआ महसूस हुआ। उसने एक नज़र सबको देखा जो इन लोगों को घेर कर खड़े थे और सबके चेहरे पर परेशानी थी। अर्शी ने एक आखिरी बार धीराज को देखा, इस उम्मीद से कि धीराज की गलत फहमी शायद दूर हो जाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। अर्शी धीरे कदमों से वहां से जाने लगी, जिसे देखकर धीराज के जबड़े कांस गए। थोड़ी देर में वहां पर डॉक्टर आ गए और हेमांती के हाथ पर क्रीम लगा दिया। अब तक दोपहर हो चुका था। धीराज अपने केबिन में आकर सबसे पहले अर्शी के टेबल को सीसीटीवी में देखा, जहां वो नहीं थी। उसने वीर को कॉल किया तो वीर ने कहा कि वो अर्ली लीव लेकर घर चली गई। तो धीराज ने एक राहत की सांस लिया और अपना काम करने लगा। इधर अर्शी बस से उतरती है और पैदल चलने लगती है। करीब 10 मिनट बाद वो एक हाउसिंग कॉम्प्लेक्स के सामने खड़ी थी। उसने गार्ड को कार्ड दिखाया, गार्ड ने गेट खोल दिया। गार्ड ने उसे मुस्कुराकर पूछा, अरे अर्शी बेटा कैसी हो। अर्शी ने भी मुस्कुराकर कहा, मैं अच्छी हूँ अंकल, आप कैसे हो। गार्ड ने कहा, मैं भी अच्छा हूँ बेटा। अर्शी अंदर आ जाती है। थोड़ी देर बाद वो 4th फ्लोर पर पहुंचती है और एक अपार्टमेंट के सामने आती है, जहां नेम प्लेट पर लिखा था विप्लव कपूर, अर्शी कपूर, स्नेहा रॉय। अर्शी ने अपने अपार्टमेंट का दरवाजा खोला और अंदर आ गई। हाँ, ये अर्शी का अपार्टमेंट था, जहां वो पहले स्नेहा और अपने भाई के साथ रहती थी। अर्शी ने दरवाजा बंद किया और टेबल पर अपना बैग रखकर कमरे में चली गई। वो अपनी रूम में गई और दरवाजा बंद कर दिया और दरवाजे से टिक कर बैठ गई। उसने अपने घुटनों को अपने सिर से लगा लिया और बैठ गई। उसे आज बहुत खाली खाली सा लग रहा था। उसे लग रहा था किसी ने उसके दिल को बाहर निकाल लिया है। उसके आंखों से आंसू बहने लगे। उसने रूंधे गले से कहा, क्यों किया राज, क्यों, क्या मैं इतनी बुरी हूँ कि तुमने उस औरत पर यकीन किया। इतना कहकर वो अपने चुड़िया और पायल उतर के फेंक दिया और रोने लगी। धीराज अपने काम में ही मगन था। उसे पता भी नहीं था अर्शी के बारे में। ऐसे ही दिन बीत गया। अभी कहानी जारी रहेगी। So don't forget to share your review and comment your best part of an story.
और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आप हमारी नई कहानी पहले पा सके। एंड इफ यू लाइक माई स्टोरी सो कमेंट्स योर फीलिंग्स विद हार्ट इमोजी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए राधे राधे।